नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ऋतिक गहलोत और वीडियोस की इस सीरीज़ में मैं आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस चेकआउट नहीं की हैं तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाकर उन वीडियोस को देखिए और इंश्योर कीजिए आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड ना बचे जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो और आपने उनसे ये वीडियो शेयर नहीं की हो। इससे पहली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द फिलिंग द फॉर्म। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रीलिम एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहता है। शॉर्ट में मैंने आपको बताया था प्रीलिम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको प्रीलिम एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड और रिज़ल्ट के बारे में भी बताया था। अब इस वीडियोज़ में पर्टिकुलरली मैं आपको बताने वाला हूँ मेंस एग्जामिनेशन का कैसे कैसे पैटर्न रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया था, साल भर में 6 बड़े बैंकिंग एग्ज़ाम्स आते हैं जिनमें सबसे पहली वैकेंसीज़ SBI की रहती है। SBI की 2 वैकेंसीज़ आती हैं, एक PO की और एक क्लर्क की। हालांकि SO की भी आती है लेकिन उसको जनरल स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल बैकग्राउंड से आने वाले लोग ही उसको फिल कर सकते हैं। अगर मैं SBI PO और SBI क्लर्क की बात करूं तो यहाँ पर मैंने SBI और IBPS PO के एग्ज़ाम पैटर्न की बात लिखी है और यहाँ पर मैंने SBI और IBPS क्लर्क की मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की है, क्योंकि दोनों का पैटर्न एकदम सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं सेक्शंस। तो हमारे SBI IBPS में सेक्शंस रहते हैं 1 2 3 4 सेक्शंस। ठीक है, और एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है लेकिन वो इस पूरे मेन एग्जामिनेशन के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। उसके लिए हमें सेक्शनल टाइमिंग 60 मिनट्स की मिलती है। ठीक ऐसे ही क्वांट्स के लिए इतने क्वेश्चंस और इतने मार्क्स मिलते हैं, इसके लिए इतनी सेक्शनल टाइमिंग रहती है। उसके बाद GA और इंग्लिश के लिए रेस्पेक्टिवली इतने क्वेश्चंस, इतने मार्क्स अलॉटेड होते हैं जिसके लिए आपको इतना सेक्शनल टाइमिंग मिलती है। ये पूरा मेंस एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाने के बाद तुरंत ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक ऐसे राइटिंग का और एक लेटर राइटिंग का, जो कि आपको कीबोर्ड पे टाइप करते हुए स्क्रीन पर लिखना होता है। उसके लिए आपको 30 मिनट्स का सेक्शनल टाइम दिया जाता है। अगर हम बात करें SBI क्लर्क की तो इसमें भी 4 ही सेक्शंस रहते हैं। किसी भी क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें। इसमें आपको रीजनिंग के 50, क्वांट्स के 50, GA के भी 50 और इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसके लिए इतने मार्क्स अलॉटेड रहते हैं और इतना सेक्शनल टाइमिंग भी रहता है। तो सबसे पहले वैकेंसीज़ तो SBI की आती है, फिर उसके बाद आती है वैकेंसीज़ RRBs की, यानी कि ग्रामीण बैंक्स, हमारे रीजनल रूरल बैंक्स। तो उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि IBPS का कैलेंडर आउट हो चुका है, जिसमें RRBs और IBPS की जो CRP होती है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको दी गई है, कब कब उनके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो अगर बात कर लेते हैं हम RRBs और ऑफिस और असिस्टेंट की, इसमें 2 वैकेंसीज आती हैं। तो इसका पैटर्न मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, इनफैक्ट सभी सेक्शंस के आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक सेपरेट बात क्या जो SBI और IBPS से अलग रहती है कि इसमें कंप्यूटर का सेक्शन अलग रहता है, और दूसरी बात इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी, ये जो लैंग्वेज टेस्ट होता है, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई सा भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले ही फॉर्म फिलिंग में आपको से वो ऑप्शन पूछा जाएगा। इन सभी सेक्शंस के लिए आपको इतने मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, लेकिन इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। इसमें आपके पास एक कंपाउंड टाइम होता है 2 आवर्स का। और हाँ, इसमें भी अच्छी बात यह है कि इसमें भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता। जो लोग चाहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बिना दिए या फिर उसको अवॉइड करके आप एक अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं, अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप RRB को भी टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि प्रीलिम एग्ज़ाम का पैटर्न बताने के बाद मैंने आपको तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको वो सब बताया था। उसमें ही मैंने आपको बताया था कि मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं होते, केवल उनका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। उसके अलावा कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए जाते हैं ताकि आपके ब्रेन की अच्छे से टेस्टिंग हो सके कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और यही कारण है कि हमारा जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एंड जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है इसी के मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब हम SBI PO, IBPS PO और RRB PO यानी कि जितने भी ऑफिसर स्किल के एग्जामिनेशंस हैं, अगर हम बात करें तो इनमें मेंस एग्जामिनेशन होने के बाद इसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाता है। ठीक है, और कोई भी जो क्लरिकल स्टाफ का
क्लरिकल कैडर का हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें इंटरव्यू नहीं होता। तो जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था, प्रीलिम एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है आपको मिनिमम क्या क्या पढ़ना चाहिए, उस वीडियो को प्लीज़ चेकआउट करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेंस एग्जामिनेशन में आपको एटलीस्ट क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपको तैयारी थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेके चलनी चाहिए। प्रीलिम्स में हमारा जीए का सेक्शन नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रीलिम्स के टाइम पे जीए पढ़ेंगे ही नहीं। तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है कि प्रीलिम एग्ज़ाम होने के बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको 40 से 30 डेज़ मिलते हैं। सो उस एक महीने में आपको कवर करने होंगे कम से कम 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स, जिसको कवर करना ऑब्वियसली बात है काफ़ी मुश्किल बात होगी। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ऐसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। सभी का सब क्या डिपेंड करता है आपकी खुद की स्ट्रेटजी पर। मैंने अपने आप को जब आइडेंटिफाई किया था, मुझे पता था कि मैं ऐसे कवर नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने हर रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट किया। इसी तरह आप अपने आप को आइडेंटिफाई करके अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को पता लगा के जान सकते हैं कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन बढ़ाइए। मेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले हाई लेवल क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। हाई लेवल की डीआई, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, हाई लेवल केसलेट्स, बड़ी बड़ी कॉम्प्रीहेंशंस, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, हाई लेवल अर्थमेटिक, उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी और फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इनको भी आप स्किप नहीं कर सकते। उसके अलावा मॉक टेस्ट में आपको बैठने की आदत बनानी होगी 2, 3 या फिर 3.5 घंटे, जिस भी टाइप का आपका एग्ज़ाम है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रीलिम एग्ज़ाम के बाद ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनकी सीटिंग हैबिट नहीं बन पाती 3-3.5 घंटे के लिए। इसलिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए और ऑल्टरनेट डेज़ पर मॉक टेस्ट देते हुए आपको अगले दिन एनालिसिस करते हुए इस बात को अच्छे से देख लेना चाहिए अपने मॉक टेस्ट में कि आप में कहाँ पर कमियां रही, और उसी को देखते हुए अपनी तैयारी उसके हिसाब से आगे चलानी चाहिए। इनफैक्ट मेरी खुद भी यही स्ट्रेटजी थी, शायद यही रीज़न रहा कि मैं पहले अटैम्प्ट में IBPS PO क्लियर भी कर पाया। और कुछ ऐसी बातें जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं होती, और क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पूरा का पूरा क्वालिफाई किया है, प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन, इन सभी प्रोसीजर्स का मुझे पता है। तो जितनी भी बाकी चीज़ें बचेंगी वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, और इस वीडियोज़ की सीरीज़ को हम वहाँ पर फिर एंड कर देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे कैसे हमको प्लान करना चाहिए ताकि हम अपनी तैयारी एकदम एफिशिएंटली कर पाएँ। उसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें 5 वीडियोज़ होंगी, जिसमें पहली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स आपसे क्या रिक्वायर करता है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं हर एक वीडियो में इन 4 अलग अलग सेक्शंस के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो उसमें 1-2 एडिशनल वीडियो हम और भी बना लेंगे जिसमें डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। जो लोग अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके साथ आप ये वीडियोज़ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।